एक समय हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली मुगल सल्तनत दुनिया में सबसे अमीर हुआ करती थी। उस समय मुगलों के पास दुनिया की लगभग 25% दौलत थी। शाह कहलाने वाले मुगल शासक अपने समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनके साम्राज्य में यूरोप के सभी साम्राज्यों की तुलना में कहीं अधिक रत्न और हीरे मोती जैसे खजाने थे। मुगल साम्राज्य की गिनती उस दौर के दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में की जाती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुगल साम्राज्य कितना अमीर था। आइए जानते हैं। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना के पहले के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि बाबर एक लुटेरा था। 12 साल की छोटी सी उम्र में उसे उज़्बेकिस्तान के फरगना का शासक बना दिया गया। हालांकि वहां उसकी एक न चली और जान बचाकर उसे भागना पड़ा। उसका सपना तो अपने पूर्वज तैमूर लंग द्वारा बनाई गई राजधानी समरकंद को जीतने का था। बहरहाल वो उसे भी नहीं जीत सका। उसने हिंदुस्तान के बारे में कई बार सुना था। ऐसे में थक हार कर उसने दक्षिण की ओर रुख किया। बाबर अगर फरगना में ही रहता तो कब का अपनों के ही हाथों मारा जा चुका होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो भारत पर हुकूमत करेगा। वो तो हिंदुस्तान में लूट मचाने आया था। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम लिखती हैं कि बाबर द्वारा 1519 ईस्वी के बाद से कई बार लगभग 7-8 साल तक अपनी सेना को हिंदुस्तान की ओर भेजा गया था। हर बार छोटे राज्य और परगनों पर कब्जा किया गया। इस बार सेना का नेतृत्व खुद बाबर कर रहा था। उसने पहले लाहौर और सरहिंद जीता और फिर पानीपत के मैदान में 20 अप्रैल 1526 को उसकी भिड़ंत दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुई। बाबर ये युद्ध जीत गया और उसे उपहार स्वरूप 5 बादशाहों का कोष हाथ लगा। इसके अलावा उसकी जीत का सबसे बड़ा इनाम पूरा हिंदुस्तान उसके सामने पड़ा था। बाबर ने लूट तो बहुत की थी। शायद ये पहली बार था कि इतना बड़ा खजाना उसके हाथ लगा था। वहीं आगे लूट जारी रखने के लिए एक बड़ा देश भी उसे साफ नजर आ रहा था। उसने इब्राहिम लोदी के द्वारा लूटे गए खजाने को भी लूट लिया, जिसमें बहुत ही बहुमूल्य हीरे मोती और रत्न शामिल थे। इसके अलावा हजारों अशरफियां भी इस खजाने का हिस्सा थीं, जिस पर बाबर ने अपना कब्जा जमा लिया था। बहरहाल इब्राहिम लोदी के ऊपर जीत के साथ ही हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। 25% दौलत का मालिक था अकबर। माना जाता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर अपने समय में दुनिया की 1/4 दौलत का मालिक था। मुगल इतिहास में अकबर ही ऐसा एकमात्र शासक था जिसने अपने विजय अभियान के दम पर हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर शासन किया था। उसने कई राजपूत शासकों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप उसके सामने कभी नहीं झुके। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के अनुसार अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान का सकल घरेलू उत्पाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साम्राज्य से कतई कम नहीं था। आर्थिक इतिहासकार एंगम मेडिसन के मुताबिक मुगलकालीन भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन यानी पर कैपिटा आउटपुट उस समय के इंग्लैंड और फ्रांस के बराबर ही था। तत्कालीन मुगल रहन सहन ब्रिटिश राजघरानों से कहीं ज्यादा शानदार और भव्य था। इस समय तक यूरोपियन लोगों ने साम्राज्यवाद के लिए दुनिया के देशों को तलाशना शुरू कर दिया था। यूरोपियंस ने दुनिया भर में अपने व्यापार को काफी बढ़ा लिया था। बावजूद इसके उस समय का यूरोप जीवन शैली के मामले में मुगल काल से बहुत पीछे था। उस दौरान यूरोपियन व्यापारियों ने भारत का दौरा किया था। वे मुगल दरबार की भव्यता और मुगलों की आलीशान जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुए। शायद इससे पहले उन्होंने राजमहलों की भव्यता और चकाचौंध कहीं नहीं देखी थी। मेडिसन के अनुसार ये सब कुछ दुनिया में सबसे शानदार था। मुगल दरबार की दीवारें, महल, उद्यान, फव्वारे, साहित्य और चित्रकला सभी अपने आप में लुभाने वाला था। दुनिया में सबसे शानदार था मुगल दरबार। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगम मेडिसन के मुताबिक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय से लेकर शाहजहां तक मुगल सल्तनत का दरबार दुनिया भर में सबसे शानदार जगहों में से एक था। यहाँ विश्वव्यापी और धार्मिक सद्भाव आम बात थी। साहित्य और चित्रकला की भरमार थी। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में आलीशान भव्य महल और मस्जिदें थीं। दीवारें रंगों से सजी हुई थीं। बागीचे फव्वारों से लुआब थे। इसके अलावा सेवादारी के लिए गुलाम नौकर भरे पड़े थे।
मुगल बादशाहों के पास सूती और रेशमी धागों से बने बेहतरीन कपड़ों के विशाल भंडार थे। माना जाता है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अकबर के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर थी और संभवतः ताजमहल बनने के बाद इसमें गिरावट आ गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार एंगम मेडिसन अपनी पुस्तक कंटूर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी में लिखते हैं कि भारत 1000 ईस्वी तक विश्व जीडीपी में 28.9% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मुगल साम्राज्य के दौरान 20.9% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के साथ हिंदुस्तान में आर्थिक विकास शुरू हुआ। अरबों रुपयों की लागत से बना ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां के पूर्ववर्ती सम्राट जहांगीर ने शाही खजाने में एक बड़ी रकम छोड़ी थी। इस कारण मुगल स्थापत्य शैली की भव्य इमारत बनाने में शाहजहां का हाथ कभी तंग नहीं रहा। शाहजहां के समय 17वीं शताब्दी में बनी नायाब इमारत ताजमहल की लागत लगभग 32 मिलियन भारतीय रुपए आंकी गई थी, जो कि आज के 52 बिलियन भारतीय रुपयों के बराबर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिकॉर्ड के आधार पर कहा जाता है कि सन 1640 ईस्वी में शाहजहानी रुपए की क्रय शक्ति आज के भारतीय रुपए से लगभग 500 गुना ज्यादा थी। वहीं मयूर सिंहासन मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ कलाकारी थी, जिसे बनाने में मजदूरों को लगभग 7 साल लगे थे। इसी मयूर सिंहासन के बीच में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जो आजकल ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। मयूर सिंहासन को बनाने में उस दौर के तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के अरबों रुपयों के बराबर है। बड़े बड़े साम्राज्यों से भी बड़ा था मुगलिया खजाना। एक अंदाजे के अनुसार शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की संपत्ति फारस और फ्रांस के प्रतिद्वंदियों की कुल संपत्ति की तुलना में भी कहीं अधिक थी। सन 1648 में मुगल साम्राज्य की सालाना आय 21 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके अलावा शाहजहां उस समय दुनिया की बेशकीमती हीरों की खान प्रसिद्ध गोलकुंडा खान के मालिक भी थे। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा भी इसी गोलकुंडा की कुल्लूर खदान से निकला था। इस लिहाज से वहां से निकलने वाले सभी अमूल्य रत्नों पर शाहजहां का ही अधिकार था। उस दौरान उसके शाही खजाने में 7 टन सोना और 1116 टन चांदी थी। साथ ही लगभग 50 लाख कैरेट से ज्यादा के हीरे और 100 पाउंड रूबी तथा पन्ना व 600 पाउंड मोती थे। इसके अलावा असंख्य जवाहरातों का खजाना था। मुगल शासकों ने लुटने के डर से कभी भी अपने खजानों को एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखा। माना जाता है कि अलग अलग अनुपात में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शाही खजानों को किलों में मजबूत और सुरक्षित दीवारों के पीछे छुपा दिया गया था। आगरा के अलावा दिल्ली भी मुगलों की पसंदीदा राजधानी रही। ऐसे में शाही खजाने को 7 अलग अलग किलों में रखा गया था। इनमें ग्वालियर, मेवाड़, रणथंभौर, लाहौर, असीगढ़, रोहतासगढ़ और आगरा प्रमुख थे। लाहौर के शाही किले में सबसे ज्यादा खजाना रखा जाता था। वहीं सम्राट के पसंदीदा शहर आगरा में अधिकांश शाही गहने रखे जाते थे। मनसबदारी में लुटाई दौलत। मुगल साम्राज्य में शासन चलाने के लिए कई अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। इन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसब असल में एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पद या ओहदा। माना जाता है कि छोटी और बड़ी रियासतों को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बनाए रखने की मनसबदारी व्यवस्था एक कूटनीतिक चाल थी। हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने की थी। इसके तहत राजा महाराजाओं को मुगल दरबार में बड़े पद या ओहदों पर बिठा दिया जाता था। इसी ओहदे के बदले मुगल सल्तनत इन कर्मचारियों को तनख्वाह देती थी। माना जाता है कि मुगल दरबार में ऐसे सैकड़ों मनसबदार नियुक्त किए गए थे। उस समय इनको तनख्वाह के तौर पर हजारों रुपए, घोड़े व कुछ घुड़सवार शाही सैनिक दे दिए जाते थे। साम्राज्यवादी नीतियों के शिकार हुए मुगल। हिंदुस्तान के भव्य मुगल साम्राज्य की चकाचौंध को देखकर यूरोपियन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसे में उन्होंने अमेरिका की खोज के बाद हिंदुस्तान को अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उस दौर की यूरोपियन यात्रियों के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मुगल साम्राज्य के कुछ शहर उस समय के यूरोप के सबसे बड़े शहरों की तुलना में भी काफ़ी बड़े थे। यूरोपियन व्यापारियों ने 16वीं शताब्दी के बाद से मुगल साम्राज्य के साथ निर्यात पर प्रभुत्व कायम कर लिया। इससे पहले पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी, मलाया और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ कपड़ों का कारोबार ज़्यादा था।
इसी के साथ यूरोपियन लोगों ने यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और फिलीपींस में नए बाजार खोल दिए। साथ ही यूरोपियन व्यापारी कंपनियों ने कपड़ा, नील और नमकीन पदार्थों के उत्पादन के लिए गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल में नए केंद्र खोल दिए थे। इस तरह औद्योगिक ब्रिटिश साम्राज्य के उदय और उसके हस्तक्षेप ने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया। आखिरकार 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया और ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत हो गई।